हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अगर भारत आर्थिक संकट में होता तो पाकिस्तान कर चुका होता भारत पर हमला और ले चुका होता कश्मीर। जी हां, पाकिस्तानी एक्सपर्ट का बहुत बड़ा बयान। दोस्तों, पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा अगर आपके पास ताकत होती तो भारत पर हमला कर देते। इंडिया का शुक्रिया अदा करें कि भारत ने आज ऐसा नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे बड़ी खबर आपको किसने कह दी है पाकिस्तान को लेकर, ये बड़ी बात दोस्तों। और साथ ही साथ बताएंगे जहां राफेल उतरा था वहीं उसी एयरबेस में युवक ने की घुसने की कोशिश, साथ में संदिग्ध सामान भी हुआ बरामद। बताएंगे क्या है बड़ी खबर दोस्तों और क्या करने वाला था ये शख्स, और साथ ही साथ बताएंगे जहां फ्री राशन लेने वालों की लगी लॉटरी, सरकार ने किया नियमों में बदलाव, अब हर महीने मिलेगा एक्स्ट्रा अनाज। बताएंगे दोस्तों क्या है ये बड़ी खबर। और साथ ही बच्चों के स्कूल को लेकर खबर आ रही है, उनके छुट्टी को लेकर दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने का वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के शो में पत्रकार ने एंकर को लताड़ा। दोस्तों, कहा अगर आपके पास ताकत होती तो भारत पर हमला कर देते, लेकिन इंडिया का शुक्रिया अदा करें कि भारत ने आज ऐसा नहीं किया। जी हाँ, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिनों दिन चरमराती जा रही है। देश में भुखमरी चरम पर है। आटे की कीमत 150 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है। लोग सरकारी दर पर आटे का पैकेट खरीदने के लिए सड़क पर घंटों लाइन लगाए बैठे रहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद देश को डूबने से बचाने के लिए एक से दूसरे देश जा रहे हैं। इसमें उन्हें कहीं सफलता मिल रही है तो कहीं से खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान और भारत की सोच को लेकर बातें की गई है। इस वीडियो में एक्सपर्ट पाकिस्तानी एंकर से ये कह रहे हैं कि भारत जब चाहे तब पाकिस्तान पर हमला करके उसे तबाह कर सकता है, नेस्त नाबूद कर सकता है, लेकिन भारत की ऐसी सोच नहीं है। भारत के नेताओं की ऐसी सोच नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री की ऐसी सोच नहीं है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के मौजूदा स्थिति को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार के साथ चर्चा करते हुए राजनीतिक विश्लेषक मुक्तेदार खान कहते हैं भारत अभी तरक्की के रास्ते पर है, जबकि पाकिस्तान दिनों दिन डूबता जा रहा है। वे आगे कहते हैं कि सोचिए अगर स्थिति इसके विपरीत होती तो क्या होता। पाकिस्तानी टिप्पणीकार कहते हैं कि अगर इसका उल्टा होता और अगर इस वक्त भारत की स्थिति पाकिस्तान की तरह होती तो पाकिस्तान निश्चित तौर पर कश्मीर हासिल करने के लिए भारत के ऊपर हमला कर देता। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से चर्चा के दौरान एक्सपर्ट मुक्तेदार खान कहते हैं कि मौजूदा वक्त में भारत और पाकिस्तान के बीच शक्ति का जो असंतुलन है, इम्बैलेंस है। पाकिस्तान डूब रहा, इंडिया इज राइजिंग, यानी इंडिया राइज कर रहा है। अगर उल्टा होता ना तो आप लोग यानी पाकिस्तानी लोग कश्मीर पाने के लिए भारत पर अटैक जरूर कर चुके होते। तुम लोग ये कहते, यानी पाकिस्तानी ये कहते कि इंडिया की अर्थव्यवस्था डूब रही है, पैसे नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तमिलनाडु अलग जा रहा है, असम अलग जा रहा है। राजनीतिक टिप्पणीकार मुक्तेदार खान ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और आज उसे तबाह कर सकता है, लेकिन भारतीय नेता पाकिस्तान के जैसे नहीं है। भारत पाकिस्तान की बदहाल स्थिति का फायदा नहीं उठा रहा है। पाकिस्तानी नेताओं को भारत के विदेश मंत्री को जवाब देने से पहले उन्हें इस तथ्य से अवगत होना चाहिए। पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि इंडियन लीडरशिप पाकिस्तानी लीडरशिप की तुलना में अधिक समझदार, अधिक संतुलित और अधिक शांति प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, यानी बहुत बड़ा और करारा जवाब दिया गया है दोस्तों पाकिस्तान को मुक्तेदार खान के द्वारा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब तक का सबसे बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को लताड़ा गया है दोस्तों इस तरह के बयान दे करके, तो मुक्तेदार खान को आप लोग थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। और आप लोग क्या सलाह देना चाहेंगे दोस्तों पाकिस्तान को कि गनीमत है कि भारत की स्थिति आज वैसी नहीं है और भारत आज मजबूत है, तो तुम्हारी स्थिति ठीक है, वो भी सिर्फ भारत की नीयत और अच्छी नीति की वजह से। बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, लेकिन वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां उतरा था राफेल उसी एयरबेस में युवक ने की घुसने की कोशिश, संदिग्ध सामान भी बरामद। जी हाँ, अंबाला एयरबेस में एक युवक ने दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद उसे तैनात पुलिस कर्मियों ने हिरासत में ले लिया। युवक के पास से पुलिस को कुछ संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई है। पुलिस ने उससे प्रारंभिक पूछताछ की है, जिसमें यह सामने आया है कि वो एक कंपनी में पैकिंग का काम करता है। युवक से जो दस्तावेज पुलिस को मिले हैं उसमें भी उलटफेर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस युवक को मंसूबों का पता लगाने में लगी हुई है। बता दें कि ये वही एयरबेस है जहां पर देश में सबसे पहली बार राफेल विमानों को उतारा गया था। अंबाला के एसपी जगदीप सिंह रंधावा ने इस मामले में
चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी संदिग्ध युवक एयरबेस की दीवार पर एक रस्सी और लकड़ी से बनी सीढ़ी की मदद से चढ़ने की कोशिश कर रहा था। जिस संदिग्ध युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उससे मिले सामान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने युवक के पास से एक बैग भी बरामद किया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इसको लेकर जांच में क्या पता चलता है, सबसे पहले आपको बताएंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों का आतंक, स्वामी नारायण मंदिर पर किया हमला, लिखे भारत विरोधी नारे। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बेचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण बोले तो BAPS मंदिर पर हमला किया गया। खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर में तोड़फोड़ की और दीवारों पर भारत विरोधी नारे भी लिखे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तान समर्थकों ने 12 जनवरी की सुबह ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न के उत्तरी उपनगर के मिले पार्क इलाके में स्थित स्वामी नारायण मंदिर पर हमला किया था। इन लोगों ने मंदिर में भी तोड़फोड़ की। मंदिर पर हमला करने वालों ने मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे भी लिखे। खालिस्तान समर्थकों ने मंदिर की दीवारों पर शहादत लिखकर आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाला की तारीफ की। इस घटना को लेकर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदुओं में काफी रोष है। वहीं BAPA ने हमले की निंदा की है। BAPA ने एक बयान में कहा है कि वो क्रूरता और नफरत के इन कृत्यों से दुखी और स्तब्ध है। बयान में शांति और सद्भाव के लिए प्रार्थना करने का भी आह्वान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या इन लोगों के खिलाफ भारत को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए? दोस्तों आपकी जो भी निजी राय हो बताइएगा जरूर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर बॉर्डर के पास म्यांमार की एयर स्ट्राइक, भारत में आकर गिरा बम, मिजोरम में दहशत। जी हाँ, भारत की सीमा पर एक प्रमुख विद्रोही शिविर पर म्यांमार सेना की बमबारी से मिजोरम के चम्फाई जिले के इलाकों में भय और दहशत फैल गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बम का एक गोला भारत की ओर गिरा। हालांकि चम्फाई जिले के एक अधिकारी के अनुसार कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन सीमा के पास नदी तट पर एक ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। म्यांमार में लगभग 2 साल पुराने तख्तापलट ने क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर दी है। दोस्तों म्यांमार के अन्य हिस्सों में इसी तरह की कार्रवाई, हवाई बमबारी ने बांग्लादेश और थाईलैंड के साथ तनाव की स्थिति बनाकर रख दिया है। जी हाँ, दरअसल म्यांमार की सेना ने मंगलवार दोपहर चीन राज्य के कैंप विक्टोरिया पर हवाई हमले शुरू किए और ये रात तक जारी रहा। चीन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि उसके 5 कैडर, जिनमें से 2 महिलाएं हैं, वो हमलों में मारी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने इस खबर पर कहा है कि भारतीय क्षेत्र में ना कोई अभियान हुआ है और ना ही कोई कार्यवाही हुई है। बात करें एक और खबर की, जहां जंग जीत कर आओ और सांसद बनो। जी हाँ, पुतिन ने सैनिकों को दे दिया खुला ऑफर। बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध में अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक अनोखा दांव चला है। पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया ने ऐलान किया है कि इस साल रशिया में होने वाले चुनाव में ज्यादातर टिकट उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने रशिया यूक्रेन के इस जंग में हिस्सा लिया है। रूसी सेना में अपनी वीरता दिखाने वाले सैनिकों और सेना का नेतृत्व करने वाले अफसरों को इस बार रशिया की संसद में भेजा जाएगा। पुतिन की पार्टी के इस घोषणा के बाद रशिया के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दलों कम्युनिस्ट, लिबरल और जस्ट रशिया पार्टी ने भी युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को चुनावी टिकट देने की बात कही है। सैनिकों को चुनावी टिकट देने के अलावा पुतिन प्रशासन कई सरकारी ओहदों में भी सेना के लोगों को नामित करने पर विचार कर रही है। जी हाँ, जानकारों के मुताबिक रशिया की सरकार और राजनीतिक दलों के इस कदम से सेना के मनोबल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बढ़ते दोस्तों और बड़ी खबर की, जहां पर इसी से जुड़ी खबर है, काला सागर पहुंचे रशिया के जहाज और पनडुब्बियां, क्या यूक्रेन के खात्मे की प्लानिंग कर चुके हैं पुतिन? दरअसल रशिया और यूक्रेन की जंग के बीच ही काला सागर पर रूसी नौसेना की गतिविधियां तेज हो गई हैं। यहां पर रूसी जहाजों और पनडुब्बियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ये जहाज और पनडुब्बियां रूसी नौसेना के अड्डे नोवोरोसियस्क से बाहर आई हैं और अब काला सागर की तरफ बढ़ चुकी हैं। क्रेच पुल के करीब स्थित यूक्रेन के नियंत्रण वाला तट है और मशहूर सेवस्तोपोल बेस के करीब है। रूसी जहाजों और पनडुब्बियों की ये हरकत काफी अहम हो सकती है। 11 जनवरी को रूसी नौसेना के जहाज और पनडुब्बियां नोवोरोसियस्क से रवाना हुई थी और ये बेड़ा काला सागर में है। जी हाँ, बात करने की और खबर की, जहां पर भारत में अपना राजदूत तैनात करना चाहते हैं तालिबानी। विवादित प्रवक्ता रेस में सबसे आगे, क्या मानेगी मोदी सरकार? बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान राज आए अब 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल पाई है। इसी बीच तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तान समेत कई देशों में पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के तैनात किए हुए राजदूतों की जगह पर अपने राजनयिकों को तैनात कर दिया है। तालिबान अब इसके लिए भारत पर दबाव बनाने लगा है। यही नहीं, तालिबानी राजदूत की पोस्ट के लिए विवादित प्रवक्ता अब्दुल कहर बाल्खी सबसे आगे चल रहा
कहा है यही वो बाल्की है दोस्तों जिसने कथित रूप से पत्रकारों को मौत की धमकी दी थी। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने काबुल स्थित दूतावास को फिर से खोल दिया है और अब तालिबान चाहता है कि उसका राजदूत नई दिल्ली में तैनात किया जाए। इससे भारत के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती पैदा हो गई है जो अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को फिर से बढ़ाना चाहता है। बताया यह जा रहा है कि तालिबान के विदेश मंत्रालय ने पिछले साल जुलाई में पहली बार अपने राजदूत की तैनाती के लिए अनुरोध किया था। उस समय भारत के संयुक्त सचिव जेपी सिंह काबुल की यात्रा पर गए थे। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानी अधिकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ भी संपर्क में है। ये तालिबानी पाकिस्तान के पाले हुए लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अलकायदा आतंकियों के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या भारत को इसकी इजाजत देनी चाहिए कि तालिबान अपने राजदूत को भारत में भेजे? क्या मानेगी मोदी सरकार? दोस्तों आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अपने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस मुद्दे पर? बताइएगा जरूर दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्यारी जनता। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ यूएई के दौरे पर हैं। ये है बड़ा एजेंडा। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त अरब अमीरात बोले तो यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो गुरुवार को अबू धाबी पहुंच गए जहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। शरीफ के यूएई के इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान वो आर्थिक संकट में फंसे अपने देश के लिए आर्थिक मदद का अनुरोध करेंगे। यूएई पहले ही पाकिस्तान को $2 अरब का कर्ज देने को तैयार हो गया है। इसके साथ ही वो $1 अरब का अतिरिक्त कर्ज भी देगा। जी हाँ, आपको बता दें इससे पहले पाकिस्तान की मदद के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक आगे आया था। कर्ज की खाई से पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए बैंक पाकिस्तान को $4.2 अरब की भारी भरकम रकम देने जा रहा है। बात करते हैं एक और खबर की दोस्तों, जहां इमरान खान पर दबाव बना रही है सेना। अब जनरल आसिम मुनीर को बताया जाएगा सच। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ बोले तो पीटीआई ने घोषणा की है कि वो सेना में कुछ लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही दबाव की रणनीति के खिलाफ सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर के पास शिकायत दर्ज कराएगी। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पीटीआई के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने कहा है कि पार्टी सेना प्रमुख को सूचित करेगी कि उनके कुछ सहयोगी निजी नंबरों से कॉल करके पार्टी एमपीए बोले तो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली पर दबाव बना रहे थे। जी हाँ, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश हुई नाकाम। खालिस्तानी आतंकी डल्ला का मददगार हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 जनवरी से पहले बड़ी कार्रवाई की है। स्पेशल सेल ने कनाडा में बैठे आतंकी अर्शदीप डल्ला के 2 साथियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली का माहौल खराब होने के लिए टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे थे। पुलिस को आतंकियों के मोबाइल से आतंकी वारदात का ब्लूप्रिंट मिला है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आतंकी जगजीत सिंह उर्फ जग्गा उर्फ जस्सा उर्फ याकूब उर्फ कप्तान और नौशाद के कब्जे से 3 आधुनिक पिस्टल व 22 कारतूस बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की बात कही है। दोस्तों स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि 26 जनवरी को देखते हुए स्पेशल सेल में तैनात एसीपी ललित मोहन नेगी की देखरेख में कई टीमें आतंकी व शरारती तत्वों पर नजर रखे हुए थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत की केंद्र की पुलिस को धन्यवाद जरूर कह दीजिएगा आप लोग। बात करेगा और खबर की, जहां ब्रिटेन में डर्टी बम बनाने की बड़ी तैयारी। चोरी से परमाणु बम बनाने का मटेरियल भेजने पर क्या बोला पाकिस्तान, बता दें। ब्रिटेन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला यूरेनियम मिलने के बाद पूरी दुनिया के निशाने पर पाकिस्तान है और दावा यह किया जा रहा है कि ओमान के रास्ते पाकिस्तान कई किलो यूरेनियम की तस्करी कर रहा था। हालांकि ब्रिटिश एयरपोर्ट पर यह सामान पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश एयरपोर्ट अधिकारियों ने कई किलो यूरेनियम से भरा शिपमेंट जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल डर्टी बम बनाने के लिए किए जाने की आशंका थी। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक यूरेनियम युक्त पैकेज ओमान के मस्कट से लाया जा रहा था और उसे पाकिस्तान से भेजा गया था। टर्मिनल 4 पर उतरने वाले यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 29 दिसंबर 2022 की है, जहां एयरपोर्ट के अधिकारियों ने रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम जब्त की है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बहुत बड़े मंसूबे को निस्तनाबूद और नाकामयाब कर दिया गया है ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। आपको बता दें अब ऐसे में पाकिस्तान ने इसको लेकर क्या सफाई दी है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारे ओर से गया हुआ सामान नहीं है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं, जबकि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी यही कह रही है दोस्तों कि ये पाकिस्तान द्वारा भेजा गया यूरेनियम है। जी हाँ, जिसको ओमान के मस्कट से लाया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फिर एक बार पाकिस्तान
पाकिस्तान की पूरे विश्व में पोल खुलकर रख गई है दोस्तों। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो बताइएगा जरूर। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर G20 अध्यक्षता में एजेंडा सेट करने में बहुत कुशल रहा भारत। नीदरलैंड का बड़ा बयान। नीदरलैंड के एक G20 प्रतिनिधि अलेक्जेंड्रा लुइस जून ने कहा है कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता के तहत एजेंडा सेट करने में बहुत कुशल रहा। कोलकाता में 9-11 जनवरी को होने वाली G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बोले तो GPFI बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अलेक्जेंड्रा लुइस जून ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत एजेंडा सेट करने और चर्चाओं में हमारा मार्गदर्शन करने में बहुत कुशल रहा। मुझे लगता है कि भारत सब कुछ अच्छी तरह से करता है। अलेक्जेंड्रा लुइस जून ने जिस प्रकार से भारत को लेकर दोस्तों अच्छी बात कही, ऐसे में उनको थैंक यू आप लोग जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की खबर मिलने से हड़कंप, CISF और पुलिस के जवान हुए अलर्ट। जी हां, दिल्ली एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। स्पाइस जेट के दिल्ली पुणे विमान के उड़ान भरने से पहले बृहस्पतिवार को उसमें बम होने की सूचना मिली। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। विमान की जांच की जा रही है। सूत्रों ने कहा है कि SG-8938 विमान के उड़ान भरने का अनुमानित समय शाम 5:30 बजे था। उन्होंने बताया कि जब फोन आया तब यात्री विमान के प्रवेश द्वार बोले तो बोर्डिंग गेट पर ही खड़े थे। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर 130 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन फरवरी में होगी चालू। जी हां, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन बोले तो अगले महीने चालू हो सकती है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 130 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 377.08 करोड़ रुपए की लागत आई है। अंतरराष्ट्रीय तेल पाइपलाइन IBFPL के माध्यम से असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पर्वतीपुर डिपो तक ईंधन पहुंचाया जाएगा। जी हां, साथ ही साथ बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर यूक्रेन के आगे कसाई भी हार गया। पुतिन के राइट हैंड को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध में रूसी सेना का नया टॉप कमांडर नियुक्त किया है। पुतिन ने वालेरी गेरासिमोव को यूक्रेन युद्ध का जिम्मा सौंपा है। वर्तमान में वालेरी गेरासिमोव रूसी आर्म्ड फोर्स में जनरल स्टाफ के प्रमुख पद पर तैनात हैं। अब वालेरी गेरासिमोव यूक्रेन में रूसी सेना के विशेष सेना अभियान के प्रमुख होने वाले हैं। वहीं कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को प्रमुख पद से हटाते हुए वालेरी गेरासिमोव का डिप्टी बनाया गया है। जी हां, रशिया के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह घोषणा की। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वालेरी गेरासिमोव को जॉइंट ग्रुपिंग ऑफ ट्रूप्स का कमांडर नियुक्त किया गया है। जी हां दोस्तों, बढ़ते एक और खबर की ओर, जहां पर इमरान के मुलाकात के बाद पंजाब के CM का बड़ा कदम, असेंबली को भंग करने के लिए राज्यपाल को लिखा पत्र। बता दें, पाकिस्तान के सियासी इलाकों में गर्मी बनी हुई है। पूर्व PM इमरान खान देश में जल्द से जल्द आम चुनाव कराने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने इस बारे में पहले ही ऐलान किया था कि उनकी पार्टी अपने बहुमत वाले दोनों राज्यों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय असेंबलियों को भंग करवा देगी। इस घटनाक्रम में गुरुवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही ने प्रांतीय विधानसभा भंग करने के लिए पत्र पर हस्ताक्षर किए। उनके पत्र को स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया। गौरतलब है कि पंजाब प्रांत में अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी और PMLQ की संयुक्त सरकार है। पंजाब प्रांत के CM परवेज इलाही ने यह कदम तब उठाया जब कुछ ही घंटों पहले विश्वास मत प्राप्त किया था। पंजाब प्रांत के CM परवेज इलाही ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए लिखे गए पत्र में कहा है कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री परवेज इलाही आपको प्रांतीय विधानसभा को भंग करने की सलाह देता हूं। बात करें और खबर की दोस्तों, जहां जिस आर्टिलरी रेजिमेंट से कांपते हैं दुश्मन उसका हिस्सा होंगी महिलाएं, भेजा गया प्रस्ताव। बता दें, भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट जिससे दुश्मन की सेना खौफ खाती है, अब महिलाएं भी इस घातक रेजिमेंट का हिस्सा बनने जा रही हैं। गुरुवार को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इसकी घोषणा की। सेना दिवस से पूर्व उन्होंने कहा कि महिला अधिकारियों को भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए सेना की ओर से सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। जनरल पांडे ने कहा, हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों पर भी अपने विचार रखे। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें महिलाओं के ग्रुप को शामिल करना कितना सही होने वाला है? दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। आपकी क्या इस पर निजी राय होगी? साथ ही साथ बात करें और खबर की, जहां जापान में कोविड की 8वीं लहर, एक ही दिन में 489 मौतों ने डराया देश में हालात बेकाबू। बता दें, दुनिया के कई देश वर्तमान में कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। जापान इन दिनों कोरोना वायरस से अधिक प्रभावित है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस से 489 लोगों की मौतें हुई। रिपोर्ट के अनुसार जापान कोरोना वायरस की 8वीं लहर का सामना कर रहा है। जापान में एक दिन में 1,85,000
13,472 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि बुधवार की तुलना में 13,401 कम है। वहीं टोक्यो एक दिन में 13,427 नए मामले दर्ज किए गए हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, WHO प्रमुख ने कहा चीन कोरोना से होने वाली मौतों की सही रिपोर्ट नहीं देता, उसको डेटा साझा करना चाहिए। जी हाँ, साथ ही साथ बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का हो गया निधन। 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। जी हाँ, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। उनकी बेटी ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। 75 साल की उम्र में शरद यादव ने अंतिम सांस ली। बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले शरद यादव का जाना सभी को दुखी कर गया है दोस्तों। उनकी समाजवाद वाली राजनीति में उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया गया था, लेकिन अब उस महान नेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ। जी हाँ, शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने ट्विटर पर अपने पिता की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि पापा नहीं रहे। फोर्टिस अस्पताल ने जारी बयान में भी कहा है कि शरद यादव को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। उन्हें कोई पल्स नहीं थी। प्रोटोकॉल के तहत उन्हें CPR दिया गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। जी हाँ दोस्तों, कल रात उन्होंने 10:19 पर अंतिम सांस लिया। समय आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिलने के लिए उनको श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा। बात करें अंतिम खबर की, जहां पर फ्री राशन लेने वालों की लगी लॉटरी। सरकार ने किया नियमों में बदलाव। अब से हर महीने मिलेगा एक्स्ट्रा अनाज। जी हाँ, फ्री राशन की सुविधा लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा ले रहे हैं तो अब से आपको हर महीने 35 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। सरकार ने नए साल में यह बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। 1 जनवरी से करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि आपको पूरे साल फ्री अनाज का फायदा मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, किन लोगों को 35 किलो अनाज हर महीने फ्री मिलने वाला है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक NFSA के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति और प्रति महीने फ्री राशन की सुविधा मिलेगी। सरकार ने कहा है कि हर लाभार्थी को 5 किलो फ्री राशन मिलेगा। तो वहीं अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवार के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार हर महीने राशन मिलेगा। पहले मिल रही थी दोस्तों सब्सिडी। दरअसल लाभार्थियों को मोटे अनाज जैसे गेहूं और चावल के लिए सिर्फ 1 रुपए और 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खर्च करने होंगे। इन लोगों को राशन पर सब्सिडी का फायदा मिल रहा था, लेकिन अब इस साल इन लोगों को फ्री राशन भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। इतने दिनों तक पढ़ाई की बढ़ा दी गई है। छुट्टी ऑनलाइन माध्यमों से होगी पढ़ाई। जी हाँ, यूपी समेत उत्तर भारत के राज्यों में अभी मौसम का मिजाज जस का तस बना हुआ है। इन राज्यों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग दिन में भी गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। इसी बीच अब लखनऊ जिला प्रशासन ने एक फैसला लिया है दोस्तों। जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी है। अब 14 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक जिन बच्चों की प्री बोर्ड या प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं है, उनकी केवल ऑनलाइन कक्षाएं ही चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी और भी कहीं से स्कूल को लेकर खबरें आएंगी तो आपको सबसे पहले बताएंगे दोस्तों। इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।